बैंकिंग। चैप्टर नेम बैंकिंग है और चैप्टर नंबर है हमारा 6। तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। तो पहले हम समझते हैं एक्चुअल में बैंक्स क्या होती हैं। बैंक्स का मतलब होता है बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट टू द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लोन टू द पब्लिक। इट मींस बैंक्स हमारी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट करती हैं और उसके साथ साथ लोगों को एडवांस में भी पैसा देती हैं, जिसको कहा जाता है एडवांसिंग लोन। अब बैंक्स हमारी जो होती हैं बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। पहली बैंक होती है हमारी कॉमर्शियल बैंक और दूसरी हमारी होती है सेंट्रल बैंक। तो पहले समझते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होती है। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक में लिखा है कॉमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशंस व्हिच परफॉर्म द फंक्शंस। कॉमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशंस व्हिच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों का पैसा क्या करती है, जमा करती है, ग्रांटिंग लोन्स यानी कि लोगों को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। और वो बैंक्स अपना पैसा इन्वेस्ट भी करती है किस उद्देश्य से, जो कि उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट हो सके। तो ये होती है हमारी कॉमर्शियल बैंक। इट मींस कॉमर्शियल बैंक आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट टू द पब्लिक, providing advancing loan to the public and making investment with the aim of making profit। यानी कि अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करती है बैंक तो किस पर्पज से करती है, किस उद्देश्य से करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली हमारे मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं बेसिकली हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो देखिए फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक में फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमें दिया हुआ है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि लोगों का पैसा जमा करना अपने पास। अब जो बैंक पैसा जमा करती है वो किस फॉर्म में करती है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर मेरा बैंक में पैसा जमा होगा तो कौन से अकाउंट में होगा, सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा किस अकाउंट में जमा करते हैं, उसको कहा जाता है करंट अकाउंट। इट मींस जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट एंड थर्ड इज फिक्स्ड अकाउंट। यानी कि करंट अकाउंट में सिर्फ वो लोग पैसा जमा करते हैं, या ये जो अकाउंट होते हैं ये अकाउंट की फैसिलिटी किन लोगों को दी जाती है, मोस्टली बिजनेसमैन को। और सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। और जो फिक्स्ड अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं कि अमाउंट एक बार को डिपॉजिट कर दो और लंबे समय तक उसको डिपॉजिट रखो, जिससे क्या होगा, बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। यानी कि वो आपका कहलाया जाता है फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है। दूसरा है हमारा एडवांसिंग लोन। अब बैंक जो पैसा देती है लोगों को, लोन देती है एडवांस में, तो वो भी हमारा बेसिकली देखा जाता है, वो हमारा कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप का। पहला होता है कैश क्रेडिट, दूसरा है डिमांड क्रेडिट, थर्ड इज शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट का मतलब है जनरली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अब जो पैसा लेते हैं बैंक से उधार एज अ लोन सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो उसको कहा जाता है कैश क्रेडिट। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे मकान बनाना है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे मकान बनाने के लिए कम से कम चाहिए 15 लाख। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपए का लोन ले लूंगा बैंक से सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस जो 5 लाख रुपए मैंने लोन लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको कहा जाता है कैश क्रेडिट। दूसरी बात करते हैं हम लोग डिमांड क्रेडिट। डिमांड क्रेडिट का मतलब होता है, ये फैसिलिटी मोस्टली दी जाती है बिजनेसमैन को या कुछ अदर कॉमर्शियल बैंक्स को। जैसे एग्जांपल, मुझे आज पैसे की जरूरत है, इंस्टेंटली मुझे आज पैसे की जरूरत पड़ गई,
ठीक है, इंस्टेंटली आज मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, लेकिन मुझे पता है कि 15 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगी, या एक कमर्शियल बैंक से एक बिजनेसमैन पैसा ले लेगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन उस कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पहले ही डिमांड कर देगी उस पर्सन से या उस कमर्शियल बैंक से कि हाँ आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, अब मुझे इस पैसे की जरूरत है। तो वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगी कि आपको पैसा कब जमा करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है डिमांड क्रेडिट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट को, जो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब होता है बहुत मिनिमम डेज के लिए जो लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक टू द अदर कमर्शियल बैंक, वो हमारा कहलाया जाता है शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि बहुत कम समय के लिए लोन प्रोवाइड करना, तो वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। या हम इसको कह सकते हैं दोज लोन which can be given by commercial bank to the other commercial bank or a businessman in a very short period of time or a minimum period of time in a 1 year is known as short term loan। तो ये थे हमारे कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस में बेसिकली पहला आता है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकेंडरी फंक्शंस में, कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि ये जो फैसिलिटी है वो मिलती है बिजनेसमैन को। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है और एक है कंज्यूमर। ठीक है, अब क्या हुआ, कंज्यूमर ने एक बिजनेसमैन है और एक और बिजनेसमैन है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बिजनेसमैन को चाहिए थे 10 लाख रुपए, यानी कि ये जो बिजनेसमैन है, इसे मान लेते ए, इसे मान लेते बी, यानी बी को चाहिए थे ए से 10 लाख रुपए, दोनों ही बिजनेसमैन है, बी को चाहिए थे ए से 10 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, तो क्या ए ने क्या किया, ए ने बी को दे दिया चेक, ए ने बी को दे दिया चेक 10 लाख रुपए का, कि ठीक है आपको पैसे चाहिए, आप 10 लाख रुपए का चेक ले जाइए। ठीक है, अब हुआ क्या, जो ए था उसके अकाउंट में पैसे थे 9,99,000। अब जो ए ने चेक तो दे दिया 10 लाख का, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे सिर्फ कितने थे, 9,99,000। इट मींस 1,000 कम था, है ना, 1,000 कम था। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्या बैंक उस बी को पैसे चेक क्लियर करेगी बैंक? इस कंडीशन में क्या ए का चेक क्लियर होगा? नहीं होगा। लेकिन बिजनेसमैन के पास ये फैसिलिटी होती है जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है कि इस कंडीशन में बैंक क्या करेगी, बैंक उस चेक को क्लियर कर देगी। इट मींस 9,99,000 ए के अकाउंट से माइनस कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ बैंक अपनी तरफ से 1,000 रुपए इसमें इंक्लूड करके बी को 10 लाख रुपए दे देंगे। अब बैंक के पास से तो चले गए 1,000 एक्स्ट्रा, अब ए के पास से गए 9,99,000। ठीक है, बैंक के पास से चले गए 1,000 एक्स्ट्रा। अब इस कंडीशन में जब भी ए जो है बैंक में फिर से पैसा डिपॉजिट करेगा तो उस 1,000 को बैंक क्या करेगी, माइनस कर लेगी और उसको अपने पास सेव कर लेगी। उसके साथ साथ उस 1,000 का इंटरेस्ट भी ए से ले लिया जाएगा। तो इस फैसिलिटी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, इसे समझने के लिए इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर का इसके साथ कोई रिलेशन है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। कंज्यूमर का इसके साथ कोई रिलेशन है। ठीक है, अब इसका बिजनेस था फर्नीचर का, इसका बिजनेस था फर्नीचर का। कंज्यूमर को एक बेड की जरूरत पड़ी। ठीक है, कंज्यूमर को एक बेड की जरूरत पड़ी। भाई इसने क्या किया, इसने एक बेड परचेज कर लिया, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे।
अब इंस्टेंटली उसको बेड की जरूरत थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तो एक रिलेशन की वजह से या एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको बेड तो दे देगा, लेकिन उसके बिहाफ में एक बिल पास करेगा, जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में अकाउंट्स की बुक में पढ़ा था। पूरा का पूरा चैप्टर था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, एक बिल पास करेगा कंज्यूमर के लिए, और उसमें डेट मेंशन होती है कि इस बिल का पेमेंट वो कब तक कंज्यूमर कर देगा। अब देखिए, जैसे मान लिया कि इसने कहा कि मैं 1 साल बाद यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर या इसने परचेज किया था 1 अप्रैल को, ठीक है। तो इसने कहा 1 अप्रैल को किया परचेज, तो मैं आपको 1 जून को पेमेंट कर दूंगा। कंज्यूमर ने कहा 1 जून को पेमेंट कर दूंगा, आज मैं 1 अप्रैल को बेड ले जा रहा हूं, 1 जून को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मान लिया बिजनेसमैन ने, उस कंडीशन में अब क्या होगा, ठीक है, मान लिया अब वो बेड था 10,000 रुपए का, बेड था 10,000 रुपए का। अब जैसे ही वो बेड लेकर गया, उसके तीसरे दिन बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब बिजनेसमैन पैसा लाए कहां से, उसके पास तो बिल रखा था। अगर वो इस कंज्यूमर से मांगता है तो कंज्यूमर क्या कहेगा, भाई मैंने 1 जून का टाइम दिया है ना आपको, तो मैं तो 1 जून को ही पैसे दूंगा, है ना। तो उस कंडीशन में जो बिल था, जो बिल कंज्यूमर के लिए पास किया गया था, उस बिल को बिजनेसमैन क्या करेगा, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देगा, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देगा, और बैंक से कहेगा इस कंज्यूमर से आप इतना पैसा ले लीजिए और आप मुझे अभी फिलहाल पैसा दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, एग्जांपल वो 10,000 ना देकर वो उस बिजनेसमैन को 9,000 रुपए दे देगी और 1,000 रुपए काट लेगी, लेकिन उस कंज्यूमर से पूरे 10,000 लेगी, यानी बिजनेसमैन को सिर्फ उसके कितने मिले, 9,000। अब बिजनेसमैन की जरूरत थी इसलिए उसको 9,000 लेने पड़े। तो इस कंडीशन में जो उसने डिस्काउंट किया बैंक ने, उसी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में हमारा जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, फीस डिपॉजिट नहीं होती। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर फीस डिपॉजिट नहीं होती। स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस बच्चे की फीस डायरेक्ट पीएनबी बैंक में जाइए, वहां पैसे जमा कर दीजिए उस अकाउंट में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्कूल का सारा काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, बैंक, है ना। क्योंकि ऐसे कुछ बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे मैं बात करूं कुछ स्कूल्स की, तो वहां पे क्या होगा, वहां फीस जमा नहीं होगी। उन्होंने अपना अकाउंट सेक्शन खोला ही नहीं है कैंपस के अंदर। उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, जितनी भी बच्चों की फीस है उसके बेसिस पे एक पासबुक इशू कर दी जाती है। उस पासबुक को जो गार्जियंस होते हैं स्टूडेंट के, वो डायरेक्टली बैंक में फीस डिपॉजिट करते हैं, ना कि स्कूल में। तो उस फैसिलिटी को कहा जाता है एजेंसी फंक्शन। इसी तरीके के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कॉमर्शियल बैंक करती है। तो ये था हमारा कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन एंड इट्स फंक्शन। तो कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन हो गई। फंक्शंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में आता है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा आता है एडवांसिंग लोन, थर्ड और सेकेंडरी फंक्शन में आता है ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एजेंसी फंक्शन। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। अब सेंट्रल बैंक क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बैंक्स जो है बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। पहला तो हो गया कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल, रेगुलेट, मॉनिटर ऑल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसी बैंक होती है, यानी कि टॉप मोस्ट बैंक होती है, जो कि कंट्रोल करती है मनी को, रेगुलेट करती है और फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करती है। उस बैंक को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंकिंग ऑपरेशन, जितने भी बैंक के ऑपरेशंस होते हैं उनको रेगुलेट करती है, एंड
मनी सप्लाई जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था मनी सप्लाई में, क्या पढ़ा था? मनी सप्लाई क्या होता था? द ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ मनी इन अवर इकोनॉमी इज नोन एज मनी सप्लाई। यानी कि हमारी पूरी इकोनॉमी में जितना मनी रोटेट हो रहा है उस सभी को कहा जाता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी मनी सप्लाई हो रही है वो भी कौन देखता है? सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई, इट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी मेन ब्रांच कहां पर है? मुंबई में। तो सेंट्रल बैंक जो है वो हर कंट्री में एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक। तो अब देखते हैं इसके फंक्शन। सेंट्रल बैंक के बेसिकली कुछ माइनर फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला है हमारा करेंसी अथॉरिटी। हमारी इंडिया में जो करेंसी नोट्स इश्यू होते हैं वो कौन करता है? हमारी इंडिया में जो करेंसी नोट्स होते हैं वो कौन इश्यू करता है? सेंट्रल बैंक, है ना। तो इसमें इसीलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक हैज टू एंजॉय द मोनोपोली राइट्स टू इशू द ऑल करेंसी नोट्स। यानी कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। लेकिन एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट आर नॉट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है वो सेंट्रल बैंक कभी भी इशू नहीं करता है। तो कौन करता है उसे इशू? कौन करता है उसे इशू? जो करता है उसको कहा जाता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? करेंसी अथॉरिटी को सेंट्रल बैंक एंजॉय द मोनोपोली राइट्स टू इशू ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट आर इशूड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक्स टू द गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे फंक्शंस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर, एज अ एजेंट का मतलब अब जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो कौन कलेक्ट करता है? जो टैक्सेस हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जो टैक्स पेयर है वो सारे टैक्सेस कहां जमा करते हैं? बैंक में। और वो पैसा जाता कहां है? सेंट्रल बैंक है। बट वो टैक्सेस हैं किसके? वो एक्चुअल में किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास। तो जो टैक्सेस कलेक्ट करने का काम है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। लेकिन वो पैसा होता किसका है? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का होता है। तो एज अ एजेंट हमारा कौन काम करता है? सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट के लिए। और बात करते हैं एडवाइजर, एज अ एडवाइजर। अब जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाती है या कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, उन सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में मेन एडवाइजर का जो रोल है वो हमारा किसका है? सेंट्रल बैंक का। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब है इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। यानी कि बैंकर्स बैंक का मतलब कि हमारी, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो सबसे बड़ी बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है उनको मॉनिटर करना, उनको रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना, और जो मनी सप्लाई है उसको देखना, है ना। तो ये सारे काम किसके हैं? सेंट्रल बैंक के। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी बैंक हो जाएगी। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती ही होती है। जैसे हमारे इंडिया में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही लास्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है, सपोज दैट एक कॉमर्शियल बैंक है, जैसे पीएनबी एग्जांपल है। जैसे पीएनबी है हमारी, अब पीएनबी कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन कर रही है लोगों के साथ, लोगों का पैसा जमा कर रही है, लोगों को पैसा दे भी रही है, सारे काम कर रही है। अब इंस्टेंटली होता क्या है, जो बैंक है वो फाइनेंशियली वीक हो जाती है। फाइनेंशियली वीक का मतलब कि अब बैंक के पास पैसा बहुत कम रह जाता है। तो उस कंडीशन में अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? हो सकता है किसी दूसरी बैंक से पैसा उधार ले ले। अब जिस दूसरी बैंक से वो पैसा उधार ले रही है उसने क्या किया? उसको मना कर दिया, है ना। इट मीन्स उसको कहीं से भी मदद नहीं मिली पैसे की, ना तो वो कॉमर्शियल बैंक से मिली, ना वो पब्लिक से मिली, ना वो मार्केट से मिली। तो
अब कॉमर्शियल बैंक जाएगी कहां? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, तो सबसे आखिरी में जो हेल्प करता है उसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो है हमारी आरबीआई। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स आज के, जिसमें हमने देखा कि हमारी बैंक क्या होती है, बैंक के टाइप क्या होते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से थे, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ हमने देखा कि सेंट्रल बैंक क्या होती है, इसके डेफिनेशन क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पर और बात करेंगे जो कि हमारे इसी चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड बाय।